जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गुरुद्रोणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। टेस्ट न समझिए इसको। ये पूरा भाग 1 से भाग 5 तक सारे प्रश्नों का उत्तर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो आज तक पूछा गया है। भाग 1 से भाग 5 तक किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए। इससे अगर बाहर आएगा तो कहिएगा। एक जैसे देखिए, कोई दावा दावा तभी कोई करता है जब उससे बाहर न आया रहे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, कोई भी हो, इससे बाहर नहीं आया है। ठीक है। और हमारा एक ही विनती आप लोगों से है कि जितने भी साथी फॉर्म, चाहे वो यूपीएसआई का, यूपीपी कोई भी डाले हैं, उनके पास अब ज़रूर शेयर करिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक। तो यहाँ पे सीधे हम लोग, जैसे इसका पीडीएफ हम आपको भेज दिए हैं, ग्रुप में भी भेजे हैं। और पीडीएफ जिनके पास नहीं है, हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप सीधे एसएमएस करिएगा, हम आपको भेज देंगे। जैसे हमारा 9140 22 0354, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको वहीं पे पूरा पीडीएफ भेज देंगे। आप पीडीएफ ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आप निकलवा भी सकते हैं। ठीक है। और इसका आंसर की हम भी भेज देंगे। इसका आंसर की देखिए, अगर वहाँ पे देख के आप पढ़ेंगे, आंसर की मिला के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो स्पीड इससे थोड़ा सा और तो आप जो है बढ़ा सकते हैं और तेज़ी से जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। भाग 1 से 4 यहाँ तक दिया गया है, 150 क्वेश्चन। पहले देखिए, क्वेश्चनों का प्रकार क्या है। 150 एक साथ है एक सेट में, फिर 100 एक सेट में है, फिर 100 एक सेट में है, फिर 123 एक सेट में है। ठीक, टोटल 473 क्वेश्चन है। और 473 क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा। अभी देखते चलिए कैसे कैसे है, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, जान ही रहे हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से देखिए, 448 अनुच्छेद वर्तमान में है, 44 दिया हुआ है और 48 अभी भी हो गए हैं, और 12 अनुसूचियां हैं, जान लीजिए। 25 भाग याद रखिएगा। ठीक। भारत राज्यों का क्या है। तो भारत राज्यों का संघ यूनियन वाला है, याद रखिएगा, फेडरल वाला नहीं। भारत यूनियन वाला संघ है। यानी यूनियन का मतलब होता है जो भारत के संघ क्षेत्र में आ जाएगा वो कभी भी जा नहीं सकता है। जैसे इसी के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पे सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब। तो 35वां संविधान संशोधन में बना। 36वां यहाँ नहीं दिया है। क्यों। और देखिए, अगर वो देता तो आप इसको नहीं मारते, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन जब 1975 में हुआ था, ये वाला 36वां, तो इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था 1974 में, याद रखिएगा। ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए, नया राज्य बनाने का अधिकार है। नया राज्य का मतलब क्या है। तो नया राज्य का मतलब यहाँ पे भारत के ही अंदर राज्यों में से तोड़कर नया राज्य बनाने का अधिकार। तो भारत के अंदर जब कोई भी राज्य टूटता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को भी तोड़ के 4 राज्य नया नया बना दिया जाए, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और अगर किसी विदेशी राज्य को तो भारत में मिलाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएगा, याद रखिएगा। नए राज्यों का गठन तो ये कौन करता है। संसद गठन होगा, वो कोई भी चीज़ होगा तो संसद ही काम करेगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार ये भी संसद को ही है। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो ये भी देखिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी प्रकार से घुमाया जा सकता है, सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे एकत्रित किए हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ। तो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश को। आंध्र कब हुआ था। 1 अक्टूबर 1953, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य कब बना था। 1953 में, याद रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, याद रखिएगा, 1956 में आया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित
प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी बची थी? तो 28 बची है वर्तमान में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 देखिए क्या है, कह रहा है कि किस देश के दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया? तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए या 6 संघ राज्य के लिए आया था, बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, याद रखिएगा। और भारत भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो गृह मंत्रालय, याद रखिएगा। भारत की नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था, याद रखिएगा ये भी। ठीक, आगे देखिए 21 नंबर, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में किया था। मौलिक अधिकार से कौन सी बात मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे 23 नंबर, कह रहा है कि समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार 14 भी है, 15 भी है और 16 भी है। 14 से 18 तक टोटल समानता का अधिकार है, ये आप जानते रहिएगा। 14 से कहाँ तक? 14 से 18 तक। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है आवास का, विदेश यात्रा करने का, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये नहीं हो, समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य के नीति निषेध तत्व है। ठीक, तो पहला और दूसरा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसके देखते हैं, ऑप्शन पे बात करते हैं। तो ऑप्शन इसका पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। 25 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो बात करेंगे कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि के एम मुंशी संविधान सभा के प्रारूप वाली समिति के एक सदस्य थे, एकदम सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, एकदम सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की थी, ठीक, एकदम सही है। पंचायती राज और संस्तुति संस्तुति देखिए 1957 में किया गया था। और 1959 में आपको बता दें कि पहला पंचायती राज बनाया गया था, पंचायती राज का पहला जिला बनाया गया था नागौर। कौन बनाया गया था? नागौर। और नागौर कहाँ है? तो नागौर राजस्थान का है, ये भी याद रखिएगा। और पंचायती राज स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान ही है, ये भी याद रखिएगा। तो 3 सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, कौन होता है? आपका न्यायालय होता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय होता है, याद रखिएगा। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा, यानी समानता का अधिकार। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15, यानी 15 जाति धर्म लिंग स्थान के नाम पे कोई भी भेदभाव कोई नहीं करेगा। आगे बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त करके विधिक अधिकार जो है वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार इसको जोड़ दिया गया कहाँ पे? तो इसको जोड़ दिया गया 300 क में। आगे देखिए, निम्नलिखित मतों में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, या कोई भी कुछ भी कहे तो आप सीधे कहाँ मारेंगे? यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार को लागू कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अगर आपके मौलिक अधिकारों को हानि हो रहा है। ठीक है ना? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है किया जाता है? तो अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये आपातकाल की स्थिति में केवल निलंबित किए जाते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद किसके द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया जाता है? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 31 में नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। 34 नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। भाग भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ये दिया गया है, आप जान ही रहे हैं। भारत में संविधान भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो 5 विधियां हैं, याद रखिएगा। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन की शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम होता है? तो नियत करने के लिए देखिए, चाहे वो नागरिकता की बात करें, मूल अधिकार की बात करें, यहाँ पे जो भी बात करेगा सारे प्रश्नों का उत्तर आपका संसद होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या कह रहा है 37 नंबर? देखिए ध्यान से। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे, ये याद रखिएगा। मूल अधिकार क्या है? तो वाद योग्य है, यानी आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। किसी भी न्यायालय का मतलब, या तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार को कहा जाता है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 में दिया गया है मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक, बात करेंगे आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 12 से 35 तक के दिया गया है मूल अधिकार, भाग 3 में दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 13 के तहत, यानी अल्पीकरण इसमें है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मतलब 45 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, यानी जैसे समता का अधिकार है ना, तो यहाँ पे इसमें है विधि के समक्ष समान समता, कानून के समान संरक्षण, इसमें आता है आपके ऑप्शन नंबर 14, मतलब डी आएगा अनुच्छेद 14। 32 में क्या दिया गया है? तो आप जान ही रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण दिया गया है? तो अभी बताएं, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। 15 में क्या जाति धर्म लिंग स्थान के बलात्श्रम 23 में दिया गया है, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, ये सब आप करते रहिएगा, हम केवल उत्तर की बात करेंगे, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मुख्य उद्देश्य। अनुच्छेद 13 के तहत मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है? तो ये आपका मौलिक अधिकार है, न कि नीति निषेध तत्व। नीति निषेध तत्व कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51, और यह 51A है। उपरोक्त सभी का इसका उत्तर नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। देखिए, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद जाति धर्म लिंग स्थान के प्रतिबंध लगाता है? तो ये भी 15 ही लगाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन की बात करता है? तो ये अनुच्छेद 16। लोक नियोजन का मतलब अवसर की समानता। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 देखिए, कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा और अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे 53 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 18 में का संबंध क्या है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। आगे बात करेंगे 55 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो ये अनुच्छेद 19 में है। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार
निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने का अधिकार 19 क्लास 1 में दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार भी इसी में है। आगे बात करेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है। ठीक, 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, और 29 क्या है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। याद रखिएगा सारे प्रश्नों का उत्तर। ठीक, 58 में क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संदर्भित करता है, संरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 21 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में डाउट होगा, तो अगर ऐसा लगेगा कि इसका उत्तर ये नहीं, ये हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वो 100% अपने हिसाब से, किताबों के हिसाब से जो हम पढ़े हुए हैं और जो जितना इधर उधर से पढ़ाए हुए हैं, ये जान लीजिए कि 100% हम सही उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसका उत्तर ये नहीं, ये हो सकता है, तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा। उसको हम अपने सर लोगों से जो है उस माध्यम से, उनके माध्यम से उसको और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये भी हो गया आपका। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में? बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा किसके अनुच्छेद में? तो बंदी बनाए गए, बंदी का मतलब गिरफ्तार किए गए आप, और कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को क्या कहता है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, 45 अनुच्छेद 45 से हटाकर यहाँ पे लाया गया है। ठीक, आगे है, भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 64। 64 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद ये है आपका क्या है, 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बलात्सरण तो 23 कहता है, 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक जगहों पे या किसी भी जो है न्यायालय कह रहे हैं, किसी भी कारखाने में उसको हम नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों की बात कहाँ कर रहा है? अनुच्छेद 24 में कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या है? बलात्सर यानी बेगारी किसी से नहीं करवा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तस्करी नहीं कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 65 नंबर पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 25 में, याद रखिएगा। 25 में। 19 में क्या है, प्राण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये जानी गए। प्राण एवं अभिव्यक्ति नहीं है, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 40 में पंचायती राज का अधिकार। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता है। किसके अंतर्गत आता है धर्म की स्वतंत्रता? 22 में अनुच्छेद 29 क्या है? तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। 68 में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 की। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना? अनुच्छेद 30 हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो एक वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार, दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी और डी इसका दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तक। एक ही प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए। जिस संशोधन के द्वारा नागरिकों के संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया, वह कौन सा है? तो 44वां संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। आगे है, बात करेंगे कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि सशरीर, मतलब हमारे शरीर चाहिए, यानी सशरीर प्रस्तुत करना। पहले का पहले। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, दूसरा का दूसरा।
प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय, प्रतिषेध का मतलब होता है कि प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, एकदम सही है। और उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए। प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय को लेख लिखे, यानी एक पहले का ये दूसरे एकदम लगातार सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहला ही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे 75। 75 का नंबर देखिए, असल में अभी रात है ना, तो थोड़ा इसीलिए जो है जम्हाई आ रहा है। अभी सो के उठे हैं, अभी 4 या 4:30 बज रहा होगा। कितना बज रहा है? 4:30 अभी बज रहा है। देखिए निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण टू है, बॉडी ऑफ एकदम सही है। परमादेश बी कमांड यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं, टू बी सर्टिफाइड ए नहीं करता है, उत्प्रेषण करता है टू बी सर्टिफाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अंतर्गत प्रवर्तित है? तो यह जो है किसको मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया गया है, किसको? मौलिक अधिकार को। ठीक है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को। ठीक, आगे बात करेंगे। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर क्या है? 80 ये कह रहा है कि मूल अधिकार किस किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आगे देखिए। व्यक्तिगत व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय है, व्यक्तिगत कोई भी व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता है तो उसमें उच्च न्यायालय जो है वह कौन सा जारी कर सकता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें केवल वो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जारी कर सकता है, यानी क्या कर सकता है? व्यक्ति क्या व्यक्ति जो भी, देखिए आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, इसमें कहता है कि सशरीर प्रस्तुत करना, तो वह अपने शरीर की रक्षा व्यक्ति कर सकता है। वह उसकी रीट जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी अधिकारों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी अधिकार, देखिए विदेशी अधिकारों को कौन सा मूल अधिकार इसमें से प्राप्त नहीं है? तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, बाकी सभी उनको प्राप्त है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो लागू करने, देखिए लागू करने की शक्ति और बनाने की शक्ति आपका संसद की, लेकिन लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की होती है। ठीक है, आगे देखिए। संविधान के कौन सा भाग संविधान के कौन सा भाग, अगर इस प्रश्न में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वैसे डाउट नहीं आपको होना चाहिए। संविधान के कौन सा भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व तो क्या है? तो ये अनुच्छेद 37 के तहत वाद योग्य नहीं है, कहा गया है कि यह परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। स्पेन स्वयं बनाया हुआ है इसको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जो है केटी शाह ने क्या कहा था? कौन कहे थे? केटी शाह ने कहा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो अवाद योग्य है, यानी वाद योग्य नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 37 क्या कहता है? कहता है कि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो संविधान का अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की, लोक लाख नहीं, लोक कल्याण की ये बात करता है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देता है? तो अनुच्छेद 39 है, समान कार्य के लिए समान वेतन, याद रखिएगा। सहायता सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है। सहायता के लिए राज्य सरकार को
निर्देश देता है। कौन सा इसमें अनुच्छेद है जो? तो निःशुल्क विधि सहायता, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 39 का बी। ठीक। संविधान का अनुच्छेद 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन करता है। क्या करता है? तो ये ग्राम पंचायतों का गठन करता है। ठीक। निम्नलिखित में से अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन के लिए दिया जाता है। तो अनुच्छेद 40 ऊपर ऊपर आप देख ही गए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसको ये बना सकता है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात की गई है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता या काम करने का, काम देने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद 41 में ही काम देने का अधिकार भी है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोचित मनोनीत मनोनीत नहीं, ये मनोचित है, मनोचित तथा प्रसूति सहायता के लिए देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 42 है, याद रखिएगा 42 अनुच्छेद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग मजदूरी देने का बात करता है? तो अनुच्छेद 43 का कहता है निर्वाह योग मजदूरी। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के? तो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों, कर्मकारों या कामगारों की भागीदारी का प्रावधान है। तो 43A है। ठीक। यहाँ 43 है केवल निर्वाह योग मजदूरी, यहाँ 43 है कि आपके क्षेत्र में कोई भी उद्योग हो रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक। आगे देखिए, बात करेंगे 100 नंबर पे। कर निम्नलिखित में से कौन सा नीति निषेधक तत्व है? तो नीति निषेधक तत्व क्या है? समान नागरिक संहिता, यही आपका है। अनुच्छेद 44 में दिया गया है, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान सिविल संहिता, देखिए यहाँ पे दिया है समान सिविल संहिता दिया है। अनुच्छेद 100, क्वेश्चन नंबर 102 पे बात करेंगे। 102 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए बोलने में थोड़ा सा इधर उधर जबान लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि स्पीड से बोलने में जो है जबान है फंस सकती है, तो उस पर आप लोग नहीं जाएंगे। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है, तो इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये पहली बार जो है यहाँ पे देखिए 14 वर्ष से नीचे का होता है, 16 वर्ष से नहीं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो 14 वर्ष के नीचे तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। और ये एक अनुच्छेद 21 को में 86वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया है, याद, ये भी याद रखिएगा। ठीक। अनुच्छेद कौन सा SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 46, याद रखिएगा। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 है कि किसी SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात करता है। ठीक है। आगे बात करेंगे 104 नंबर पे। संविधान के अनुच्छेद 47 में क्या है? तो ये शराब पर प्रतिबंध लगाता है। क्या? शराब पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद निम्नलिखित नीति निषेधक तत्व के किस अनुच्छेद में? कृषि पशुपालन, अनुच्छेद 48 में दिया गया है, किसी कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना। ठीक। आगे देखिए, पर्यावरण वन वन्य जीव की रक्षा करने के लिए 48 क की बात किया गया है। ठीक है। इसमें देखिए आप एक काम करिए कि इसमें दोनों 48 48 दिया है, एक 48 क कर लीजिए। ठीक। 48 का कर लीजिए और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 48 में कृषि पशुपालन दिया गया है और इसमें दिया गया है आपके पर्यावरण वन वन्य जीव से संबंधित है। ठीक। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना क्या है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, याद रखिएगा। 49 में दिया गया अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 अलग करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है? तो अनुच्छेद 51 बात करता है इसका। ठीक। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भाग में विभाजित किया गया है? तो इसको सहज ये गांधीवादी में भी विभाजित किया गया है, समाजवादी में भी और उदारवादी में, यानी सभी में विभाजित किया गया है। ठीक है। आगे बात करेंगे, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या? तो व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का दावा वो नहीं कर सकता है। ठीक। क्योंकि ब्रिटिश वाले जान ही रहे हैं व्यापार के ही माध्यम से पूरे भारत पे कब्जा कर लिए थे, इसलिए इनको व्यापार की छूट नहीं दी जाती है। ठीक है। तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो गोलकनाथ वाद ने दिया था, याद रखिएगा। 113 नंबर देखिए क्या है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? तो यह अपने अधीनस्थ न्यायालय के से केस मंगा सकता है, याद रखिएगा। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को द्वारा कृपाण धारण? तो अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण धारण और हिंदू टिक्की रखा सकते हैं, ये सभी चीज़ें। ठीक। 115 देखिए क्या है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता क्या है? तो अनुच्छेद आपका 26 है। अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण या हितों का संरक्षण क्या है? तो ये अनुच्छेद 29 है। शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 का है, याद रखिएगा। अब इसको ऑप्शन आप मिला लीजिएगा कौन सा इसका सही है। यानी पहले का है ऑप्शन नंबर सी से, और मतलब सी 3 नंबर से, दूसरे का आपका चौथे से, तीसरे का आपका पहले से, और चौथे का आपका दूसरे से, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। कूट आप मिला लीजिएगा। 116 में क्या है? निम्नलिखित में से, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, निम्नलिखित में से 19 क्लास 1D में, यानी 19 क्लास 1 4 में क्या कहा गया है? तो इसमें देखिए, इसमें विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है नहीं। इसमें इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है एकांतता का। क्या है? एकांतता, यानी प्राइवेसी, उनको एकांत रहने का अधिकार दिया गया है। आगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आप जान लीजिए, व्यक्तिगत, कहीं भी व्यक्तिगत की बात आए तो वहाँ जान लीजिए हैवियस कार्पस आप जो है इसको एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लाई जाती है, हैवियस कार्पस। ठीक है, आगे है 118 नंबर। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। निम्न किस न्यायालय के द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो न्यायाधिकरण को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जो है, जैसे कोई भी मान लीजिए न्याय हो गया है, तो उससे अगर दूसरा व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में अगर वो जाता है तो उसके वो अपने निचले अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को वो खारिज कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। देखिए, यहाँ पे संविधान के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी समादेश जारी करने का अधिकार केवल किसके पास है? तो ये देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या की गई है? तो ये सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। किसकी? सामाजिक समानता की व्यवस्था। ठीक, आगे 122 नंबर में देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूलभूत अधिकार? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, याद रखिएगा। 123 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किया जाता है, वह कौन सा है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार ही समाप्त नहीं किया जाता है, बाकी सभी आपके समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी 19 क्लास 1 में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, वो है आपके अनुच्छेद 19 क्लास 1 में, याद रखिएगा। ठीक है, 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर भी राम अम्बेडकर संविधान का हृदय की आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं, ये मूल अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? मूल अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। आगे है, मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संशोधन की जो भी बात आती है वो सभी आपके संसद करता है। क्या करता है? संसद। किस कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने की किस डेट? तो देखिए, प्रस्तुत किसी भी कैदी को सशरीर प्रस्तुत होगा, तो ये आनी आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखिए, बात करते हैं 129 नंबर प्रश्न है। क्या है 129 नंबर? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 100 मात्र 34 मिनट में 128 क्वेश्चन कर लिए हैं। समय देखिए बोलने में ही जितना लग रहा है। ठीक है, हम भी जान रहे हैं कि आपके पास भी समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। पेपर 17 फरवरी 18 फरवरी को आपको पेपर निर्धारित है यूपी पुलिस का, और जान लीजिए कि 10 फरवरी के इसी हफ्ते में, यानी शनिवार से सोमवार तक का, यानी 10 फरवरी मान लीजिए, 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट या सिटी आपको पता चल जाएगा। 10 फरवरी तक, लगभग 10 से 11 फरवरी तक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेंगे। तो आप अपनी तैयारी में धार लगाते रहिए। एडमिट कार्ड जब आएगा, जहाँ आएगा 17-18 को ही पेपर होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, न उससे बाद में होगा। चलिए, आगे है कि
कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें कौन सा एक मौलिक अधिकार भी है? तो ये जान लीजिए कि सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों मौलिक अधिकार भी है। तो ऑप्शन ए और सी इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रयुक्त समाजवाद क्या है? प्रयुक्त समाजवाद शब्द का शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार अधिनियमित करता है? तो अनुच्छेद 15, 16 और 14, 15, 16 को जब पढ़ेंगे साथ मिलाकर, तब यह जो है मौलिक, तब ये जो है अनुच्छेद, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये देने का काम होता है। अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, आगे देखिए। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो 6 माह, कितने माह तक? तो 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। कितने माह तक? याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। 3 माह तक बनाया जा सकता है। आगे है, किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 20 क्लास 3 में कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो किसी भी व्यक्ति की महानतम रक्षक जो माना जाता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बात करेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है? तो आयरलैंड से मिली है। ये भी पहले ही भी हो चुका है। निम्नांकित में से राज्य के नीति निदेशक तत्व निहित है, तो निहित इसमें से कौन सा है? तो इस पुरुषों और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, आगे बात करेंगे 37 नंबर। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देते हैं? तो अनुच्छेद 40 देता है। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। ठीक है, 39 नंबर देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के लिए प्रबंधन में कम कर्मकारों की भागीदार को प्रबंधन तो 43 कर देता है, और उद्योग और जो है आप देखेंगे कि निर्वाह योग्य मजदूरी, तो निर्वाह योग्य मजदूरी ऑप्शन मतलब ए हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो नीति निदेशक सिद्धांत कौन सा बाद में जोड़ा गया? समान नागरिक संहिता नहीं, ये मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता आपके बाद में जोड़ी गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत है मूल अधिकार आपका। ठीक है, देश के शासन के लिए, अच्छा देश के सॉरी, इसका मूल अधिकार नहीं होगा। देश के शासन के लिए अगर आधारभूत माना जाएगा तो राज्य का नीति निदेशक तत्व माना जाएगा। ठीक है, देश के शासन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। 142 नंबर, अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में काम करने का अधिकार दिया गया है। 44 में समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। 48 में कृषि पशुपालन, यानी सीधे सीधे ये मिलान है। आप इसका उत्तर आप मिला लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, तो इसका कौन सा होगा? सीधे ABCD हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। आगे देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य का नीति निदेशक तत्व तो 39 क में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से एक राज्य निदेशक तत्व तो नहीं है। तो इसमें राज्य का नीति निदेशक तत्व तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, ये आपका मूल अधिकार हो गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निःशुल्क तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा जो है कौन सा पूरा होता है या है? तो इसमें केवल आपका मूल अधिकार। ठीक है, केवल आपका क्या है? मूल अधिकार, याद रखिएगा।
आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। तो किसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्य साहित्य हुए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, तो 51 क में दिया गया है, यानी मूल कर्तव्य में जुड़ा दिया गया है। आगे 149 नंबर कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा मूल कर्तव्य इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी हैं। 150 नंबर पहले सेट का लास्ट प्रश्न देखिए। पहले सेट का क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 51A में जोड़ा गया। किसमें, 51A में। देखिए मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां में 10 जोड़े गए, उसके बाद 86वां में एक और जोड़ा गया। ठीक है, 11 टोटल वर्तमान में है। मूल संविधान में एक भी नहीं थे। तो ये पहले सेट का 150 क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दे चुके हैं। अब चलेंगे दूसरे सेट पे, और दूसरे सेट में क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे फिर। ठीक है, दूसरे सेट में देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन का पूछने का जो लैंग्वेज है वो अलग होगा आपका। ठीक है, तो पूछने का लैंग्वेज अलग होगा। चलिए बाहर पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। भारतीय संविधान कैसा है बात करेंगे, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो संप्रभुता। संप्रभुता अगर नहीं होगा तो वह राज्य कहीं भी छिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, किसने कहा कि भारत अर्थसंघात्मक है। तो ये केसी व्हीलर ने कहा था। किस देश में दोहरी नागरिकता। तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए। तो 1949 में, याद रखिएगा। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो इंग्लैंड से ली गई है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 6 में है। देखिए पाकिस्तान से अगर भारत आ रहा है तो अनुच्छेद 6 में, और भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत आया तो अनुच्छेद 7 में है। ठीक है, ये सब संविधान लागू होने से पहले की बात हो रही है। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने कौन सा इसमें से तरीका नहीं है। तो इसमें से देखिए, इसमें से आपका ये जन्म नहीं जन्म है। ठीक, जन्म नहीं ये जन्म है। तो इस ये भी प्राप्त करने का तरीका है। इसको जन्म करेंगे तो ये भी तरीका है प्राप्त करने का। ठीक, वंशानुगत भी है, देशीकरण भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। इसको जन्म नहीं जन्म कर लीजिएगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आगे बात करेंगे 9 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस एक का नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो उच्चतम न्यायालय का, याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा उन्मूलन किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के समान समता दिखाता है। तो अनुच्छेद 14 दिखाता है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम, अनुच्छेद 23 एकदम सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण एकदम सही है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, आप आगे बात करेंगे कि भारतीय संविधान निम्नलिखित राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिली है। कहाँ से मिली है। तो आयरलैंड से मिली है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकार से भिन्न है। किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है, भिन्न बता रहा है। तो ये निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से अनुच्छेद 51 है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की बात करता है। तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। आगे बात करेंगे 19 नंबर में, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के किस अनुच्छेद के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43A में। ठीक, आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो समान सिविल संहिता है, बाकी नहीं है। ठीक, आगे बात करेंगे इसमें से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 40 में
ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। 41 में काम करने का अधिकार मतलब सभी सम्मिलित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। आगे देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन ये क्या है? तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंग हैं। इनमें से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध है, काम करने का अधिकार भी है, सूचना का अधिकार यानी RTI जारी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे 26 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में है। राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो एक KT शाह ने कहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो ये निदेशक एक सिद्धांत है। आगे कह रहा है कि इसमें R और 1-2 कथन दिया गया है, क्या सही क्या गलत है? मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, एकदम सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में नहीं है। रोजगार का अधिकार, काम करने का अधिकार भाग 4 में है, वो भी अनुच्छेद आपके 41 में, याद रखिएगा। तो दूसरा नहीं है, केवल आपका A सही है, दूसरा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A सही है परंतु R गलत है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 30 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए करता है? तो ए है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो अनुच्छेद 51 याद रखिएगा। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग प्रबंधन कर्मकारों? तो 43 है। कई बार जितना बार आएगा उतना बार देखिए, रिवीजन फटाफट याद हो जाएगा, आपको भूलेगा ही नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है, ये भी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भारत के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत नीति निदेशक सिद्धांत में जोड़ा गया था? तो देखिए, यहाँ पे जो है पुरुष और स्त्री के लिए दोनों समान कार्य के लिए समान व्यय पहले ही था। उद्योगों में प्रबंधन का कामगारों की सहभागिता यानी 43 का की बात देखिए, 39 का, 43 का और 48 का, ये तीनों 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। संविधान में निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है? तो बच्चों के, याद रखिएगा, किसके? बच्चों के और किसके? तो 34 में आपका बच्चों का तो किया गया है, किसके? बच्चों का किया गया है। और आपका किसका किया गया? स्त्रियों का नहीं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल कहा गया है बच्चों के बारे में, और कहा गया है कि मतलब बेगारी नहीं कराया जाएगा। तो बेगारी कराया जाएगा तो उसमें कोई भी आ सकता है, चाहे वो दलित के हो, चाहे जनजाति हो, चाहे स्त्री हो, ठीक, चाहे वो सामान्य पुरुष हो। तो इसमें से ए दोनों में से, तीनों में से कोई नहीं होगा। इसका उत्तर केवल ए वाला होगा, पहला वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, कहा गया होता कि बेगारी वाला सिस्टम तब आ जाता, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 क्या है कि निम्न निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, कौन सा इसमें से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित है? देखिए, तो कौन सा सम्मिलित है इसमें, याद रखिएगा। राज्य देश के पर्यावरण एवं संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा, एकदम पहला वाला ही सही है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 36 नंबर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा करने के लिए बात कही गई है? तो यह देखिए, मूल कर्तव्य, मूल सिद्धांत भी है और मूल कर्तव्य भी है, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, क्या बाद में जोड़ा गया था? तो मुफ्त कानूनी सहायता बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। भाग 4 में क्या दिया गया है? तो भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों को बताना है। तो भाग 4 में देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है, समान नागरिक संहिता दिया गया है, छोटे परिवार का मापदंड मात्र पहला और दूसरा ही दिया गया है, ठीक, क्या दिया गया है? पहला और दूसरा ही दिया गया है, और बाकी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के नीति सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो एक सामाजिक और आर्थिक न्याय या प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है। 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से एक राज्य का नीति सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक। आगे बात करेंगे, इसमें विचार करना है, विचार क्या करना है आगे देखिए। तो विधायिका
41 नंबर क्या कहा है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करता है, नहीं करता है। कार्यपालिका के कार्यों इस पे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, न तो पहले पे न है दूसरे पे। आगे 42 नंबर देखिए, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो ये तीनों भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। नीति निदेशक सिद्धांत कैसा है? तो ये वाद योग्य नहीं है। कैसा है? नहीं है, वाद योग्य नहीं है, याद रखिएगा। 45 नंबर देखिए, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए जो आधारभूत है, याद रखिएगा, वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। शासन के लिए आधारभूत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखिए, अगर उत्तर आंसर की में कुछ इधर उधर होगा तो आप वीडियो के माध्यम से वीडियो को सही मानिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा निहित है? तो स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है। आगे बात करेंगे, 48 नंबर, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किसके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जो है शामिल किया गया था? नहीं, स्वर्ण सिंह समिति नहीं, बलवंत राय मेहता समिति पे, सॉरी, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। आगे देखिए, बात करेंगे 49 नंबर, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और सुधार शामिल है। तो ये 49 इक्यावन क में दिया गया है। जहाँ कर्तव्य दे दे वहाँ 51 क। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया 51A में। भारत के किस संविधान से मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये 4 क में है, ठीक। संविधान का भाग दिया गया है और इससे संबंधित बताया गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भाग 2 में नागरिकता दिया गया, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति, तो भाग 5 में नहीं दिया गया है मूल कर्तव्य, भाग 4 क में दिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक है, ये मौलिक कर्तव्य है, एकदम सही है। तो राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना एकदम सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का स्मारक, राष्ट्रीय संपत्ति, यही आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति की बचाव करना, राष्ट्रीय संपत्ति अगले वाले में खुदा कह दिया, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। तो राष्ट्रीय संपत्ति आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इसमें किस में वर्णित नहीं है? तो पहला, ध्वज का आदर करना एकदम वर्णित है। अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना ये वर्णित नहीं है। आप गुरु का आदर करिए, माता पिता का आदर करिए या न करिए, इसमें मूल कर्तव्य में ना शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे 58 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए, न्यायपालिका और ये नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध इसको संरक्षित का ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अस्पृश्यता को मिटाना ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे 60 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों में कौन सा? तो ग्राम पंचायतों का गठन करना सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में के द्वारा मूल कर्तव्यों से क्या है? तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध व्यवस्था की गई है। क्या इसमें से बताना है? तो क्या आपको बता दें,
सीधे हम उस पे चलते हैं, ऑप्शन पे। इसके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें देखिए, फिर से आते हैं नीचे, क्वेश्चन पे आते हैं, बताएं आपको। इसमें देखिए, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, एकदम सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना, एकदम सही है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, यही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, बात करेंगे। 61 नंबर क्या है, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि की विरासत की रक्षा करना, एकदम सही। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की मूल कर्तव्य में सामाजिक क्या है, जो है अन्याय, कमजोर, ये अन्याय अन्याय की बातें नहीं करता है, ये भी सही, ये भी सही, यानी पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक, 62 नंबर देखेंगे क्या है, कि निम्नलिखित में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना भारत का मूल कर्तव्य है नागरिकों का। ठीक, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो ये आपके 51 का, यहाँ पे 51 कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका, 51 का कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। 64 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है, तो दुयो दशम ये होता है आपका अनुच्छेद 57, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर किसी भी हालत में भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, 66 में क्या हो जाएगा, 66 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो कहा जा रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तो उस समय जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अभी तक केवल एक ही न्यायाधीश, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, यही हैं जो राष्ट्रपति का कार्य भी संभाल चुके हैं। ठीक, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन किया जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा तो किया ही जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन इसमें एक अलग अलग दे दिया, इसलिए दोनों नहीं होगा। अप्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे, कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार उसको नहीं प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए, बात करेंगे 70 नंबर में, किसको जो है दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसको जाना जाता है, तो 70 नंबर का उत्तर आप खोज लीजिएगा, इसका क्या है, तो इसका जहाँ तक जैसे हम जहाँ तक देखे हैं दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मिले हुए हैं। ठीक, आप इसका उत्तर देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 123 के तहत। इसके अनुच्छेद 123 के तहत ये राष्ट्रपति और राज्यपाल 213 के तहत। ठीक है, इसी को यानी एक को पीछे कर दीजिए, 213 हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे। 72 नंबर क्या है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपना सहमति या हस्ताक्षर कर देता है तब। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो किया जाता है एकल एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष मत द्वारा, खुला, देखिए, एकल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा तो किया ही जाता है, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी और सी होगा। ठीक है, इसके आप आंसर की में भी सुधार कर लीजिएगा, बी और सी दोनों कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि एकल संक्रमणीय आधारित किया जाता है, यानी अलग अलग आप सबको वोट दे सकते हैं। आगे, मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने, इसने राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुका है कुछ दिन में। आगे बात करेंगे 75 नंबर पे, कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचन निर्वाचन क्या है, निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य सम्मिलित होते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि केवल भारत के 6वें राज्य में जो है क्या है, केवल भारत के 6 राज्य में ही कौन है, तो केवल 6 राज्य में ही आपके विधान परिषद है। कौन कौन से में है, तो बिहार उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र कर्नाटक में है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए 76 नंबर, राष्ट्रपति एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषादे, तो ये ज्ञानी जैल सिंह है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे, तो बिहार के थे, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्य नहीं, केवल राज्यों के विधानसभाओं, लोकसभा के नहीं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, सीधे संसद बोल देता तब भी हो जाता। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन में लाया जा सकता है, तो किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों में, लेकिन उपराष्ट्रपति पर केवल जो है केवल आपके राज्यसभा में है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देता है, तो अनुच्छेद 143। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत, मतलब बुलाना राष्ट्रपति द्वारा, और शस्त्रावसान का मतलब होता है हटाना या भंग करना। 83 में देखिए राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति इसमें किसकी नियुक्ति करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, और नियंत्रक एवं महालेखा की भी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सभी की नियुक्ति करता है। आगे बात करेंगे कि कौन कब कब थे, तो वीवी गिरी देखिए पहले, तीसरे थे जाकिर हुसैन कब थे से, तो जाकिर हुसैन 67 से 69 थे। उसके बाद बीबी गिरी चौथे 69 से 74, फिर उसके बाद फ़खरुद्दीन अली आए 74 से 77, और उसके बाद संजीवा रेड्डी आए, कौन 77 से 77 से आए आपके 82 तक। ठीक है, आगे बात करेंगे 85 में, तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी हैं। ठीक, जो 1977 से 82 तक रहे हैं। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो ये संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, पढ़ा लिखा आवश्यक है, सांसद में चुने जाने की योग्यता ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता था, तो आप इन्हीं को APJ अब्दुल कलाम जी को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा, तो ये उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 71 के तहत सौंपा जाएगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 93 नंबर, देखिए राष्ट्रपति भवन को डिजाइनर एडविन लुटियंस भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति के से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ठीक, आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है, तो 6 सप्ताह तक। कितने दिन तक, 6 सप्ताह तक। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक की बात जब करेगा। ठीक, 97 की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय लोकसभा सांसद, राज्यसभा विधायकों सीधे चुनाव होता है, यस सीधे चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, नहीं देखिए यहाँ पे विधानसभा नहीं, इसमें राज्यसभा भी होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, राज्यसभा लोकसभा ये सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव होता है इनका।
इसमें बहुत कुछ छोड़ दिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति। जैसे राज्यसभा का सभापति क्या है कि राज्यसभा का सभापति सभापति और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य होता है ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए 300 250 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 250 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं तीसरा, यहाँ से सेट स्टार्ट होता है तीसरा सेट, और तीसरा सेट आपका इसमें 100 क्वेश्चन है। फिर चौथे सेट में 123 क्वेश्चन है, यानी अभी लगभग 40 मिनट 45 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जान लीजिए कि इसको आप अगर कर लेंगे तो पूरा संविधान में भाग 1 से भाग 5 तक सभी, देखिए पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए, यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो आगे पूछे जाते हैं वो मुख्य मुख्य 1 2 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद हैं जो बाद में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, क्या है देखिए ध्यान से। उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लाया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो पद की चर्चा आपके जो है किस, उपराष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो 63 में है, और राष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो 52 में है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो राज्यसभा है। ठीक है, 5 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाता है? तो एक फार्मूला याद रखिए, उसरा, ठीक, उसरा नीका नीका चूस। ठीक, ये क्या है? तो ऊ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति यानी सभापति, तो ए 63 से चालू होता है, 64 में आपके सभापति हो जाएंगे, और 65 में आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे, 66 में आपके इनके निर्वाचन हो जाता है, और निका का इनका एक कार्यकाल हो जाता है, और इनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव हो जाता है, और इस स से शपथ हो जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है किस लिए? तो सभापति के लिए, न कि इनको उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए इनको वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 66 में अभी बताए हैं। ठीक, और देखिए आगे बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, कैसे होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होते हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनना हो चाहे राष्ट्रपति बनना हो, दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 12 नंबर, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर क्या है क्वेश्चन, कि कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया अभी तक? तो अभी तक एक भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में है, उपराष्ट्रपति की चर्चा, शपथ की चर्चा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है? तो अनुच्छेद, चाहे उपराष्ट्रपति का विवाद हो चाहे राष्ट्रपति का विवाद हो, अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 72 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 72 में। ठीक, राष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह तक, सॉरी 6 वर्ष नहीं, 6 माह तक। ठीक, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति
का पद रिक्त हो तो उस समय कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ठीक। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो उस समय भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो तो होते हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका औपचारिक कार्यपालिका प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है आपके किसमें निहित होती हैं? तो प्रधानमंत्री में। ठीक है, प्रधान, क्योंकि वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। आगे देखिए, भारत के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री चुने जाते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 352 अनुच्छेद 352 में किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? निर्वाचित होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है किसमें? तो केंद्र सरकार का मुख्य होता है। ठीक, आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान दिया है? किसके प्रावधान दायित्वों की बात की गई है? तो इसमें प्रधानमंत्री के दायित्वों की बात की गई है अनुच्छेद 78 में। ठीक है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो क्या? केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में क्या सम्मिलित होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, संसदीय 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 शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अभी बताएं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युत की बात करता है? तो अनुच्छेद 75 बात करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे 36 नंबर पे। देखिए क्या क्या हो जाएगा 36 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह, 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर कौन है? तो एडविन लुटियंस थे। कौन? एडविन लुटियंस। ठीक, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे 1/6 मत न मिले। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1/6 अगर उसको मत नहीं मिलता वैध मतों का तो अपनी जमानत राशि खो देता है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। ठीक है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। ठीक, अगर ये भी जान लीजिए 2026-27 में जब चेंज होगा तो 2001 की जनगणना के अनुसार चेंज किया जाएगा, न कि 2021 की जनगणना के अनुसार। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है लोकसभा में, वो अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 है अधिकतम संख्या। ठीक, याद रखिएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित किया गया है तो 1971 की जनगणना पर। ठीक, आगे बात करेंगे 45 नंबर। देखिए, राज्यों में और लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित किया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम लोकसभा के 3 सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 3 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाता है? तो वर्ष में 3 बार, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा का कोरम कितना होता है? तो 1/10 होता है। 1/10 होता है लोकसभा का कोरम। आगे बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है कि कौन सा राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। 21 नंबर देखिए, राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे
देखिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? देखिए राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जाते हैं? तो यह राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों द्वारा और नगर पालिका के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह विधान परिषदों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 53 नंबर में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे रिटायर भी मतलब पदच्युत किए जाते हैं। याद रखिएगा, जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया रहता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो किसी को नहीं है, उपयुक्त में से किसी को नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक, उपराष्ट्रपति के पास देखिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है उपराष्ट्रपति के पास। भले वो पदेन अध्यक्ष होता है लेकिन ये अस्थाई अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक, 57 है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? तो ये होगा जो है संसद भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? संसद भंग हो जाती है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, सदस्य होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा पुरान प्रैक्टिस मतलब तैयार किया हुआ है। तो यह जो है वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संसद बनाती है, तो क्या बनाती है भारतीय संसद? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर, संसद का अनन्य भाग सॉरी नहीं है कौन? तो उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी सभी हैं। देखिए राज्यसभा संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन केवल 2 ही है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, आगे देखिए संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सूचित के 60 दिनों तक लगातार न आए। ठीक है, आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने का संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना उस राज्य से पूछे, किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए यह है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का पद धारण किया रहता है? तो यह किया रहता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो महान्यायवादी को, महाधिवक्ता नहीं, महान्यायवादी को। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं भारत के राष्ट्रपति के। याद रखिए विधि सलाहकार भारत सरकार के होते हैं। याद रखिए किसके होते हैं? भारत सरकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल ही भाग ले सकता है, यानी इसी को महान्यायवादी कहते हैं। कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी ही भाग ले सकता है। आगे 75 नंबर, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होते हैं? तो ये सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं एक कानूनी सलाहकार या राष्ट्रपति के कानूनी अधिकारी कानूनी सलाहकार होते हैं या प्रशासनिक सलाहकार। तो जो सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं ये जो है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है,
भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष। इसको उपाध्यक्ष कर लीजिएगा, ये उपाध्यक्ष है। ठीक, उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त करता है? तो ये जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। एक लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? कि जब वोट बराबर हो जाए, दोनों के मतलब टाई हो जाए, तब करते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान ओम बिरला जी हैं। ठीक, याद रखिएगा, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत क्या होता है? तो इसमें जो है अभिभाषण की बात की गई है, लेकिन किसके? तो ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के रूप में इनके संयुक्त, रुकिए, इसके और ऑप्शन देखते हैं क्या कहा रहा है। समवेद की चर्चा करता है ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यह एक संवेद संसद के दोनों सदनों में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित नहीं है, तो ये चारों सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित? चारों होते हैं। ठीक है, सम्मिलित चारों होते हैं। आगे 88 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना क्या कहलाती है? बैठ जाना। यह कहलाती है बैठ जाना। ठीक है। मुख्य काल संसदीय व्यवस्था की किस देश की देन है? तो मुख्य काल ब्रिटेन की देन है। ठीक है, किसकी? ब्रिटेन की देन है, याद रखिएगा। धन विधेयक कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो धन विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में स्थापित किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है 14 दिनों के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं 92 नंबर पे। क्या है 92 नंबर? आराम से देखिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो राष्ट्रपति कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। धन विधेयक किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक, याद रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति 1/10 की होती है। 1 मिनट, 1/10 किसकी होती है? 10 की होती है। 1/10 की होती है, याद रखिएगा। 99 में देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है शस्त्रावसान के द्वारा। ठीक है, शस्त्रावसान के द्वारा। निम्नलिखित में से लोकसभा के सत्र का अवसान का मतलब शस्त्रावसान कह सकते हैं, यानी विघटन या इसको खत्म या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, अब अगला लास्ट आपका अब एक 300 क्वेश्चन, हम 350 को 350 क्वेश्चन हो गया। अब 125 क्वेश्चन है, उसके तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? हमारे संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं? तो 22 भाग 395 अनुच्छेद, जान ही रहे हैं आप लोग। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस में है? तो पहले वाले भाग में।
ठीक, देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस पेपर में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे प्रश्न दूसरा नंबर देखिए कि कहा गया है को यह अधिकार है कि भारत के संसद के बाहर कोई देश है तो उसको भारत में मिला सकता है, तो संसद ही है जिसको यह अधिकार प्राप्त है। नए राज्यों को बनाना, उसके नाम, सीमा परिवर्तन, सब अधिकार संसद के पास ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ? 1956 में हुआ। याद रखिएगा 1956 में पुनर्गठन हुआ तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ये भी याद रखिएगा। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब राज्य का दर्जा दे दिया गया? 1975 में, 36वां संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुआ। याद रखिएगा 1949 में। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित करती है? तो कौन सी संस्था है? तो संस्था वही है संसद। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर देखिएगा, भारतीय नागरिकता कितने टाइम में भारतीय भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म, पंजीकरण, अनुवांशिक नहीं, अनुरोध नहीं। आप ऑप्शन नंबर 1 और 3 के द्वारा, 1 और 3 कोई है? 1 2 3 है। हाँ, अनुवांशिक के द्वारा भी प्राप्त की जा, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, पहला, दूसरा और तीसरा। अनुवांशिक का मतलब आपके पिता, अगर आपके माता पिता यहाँ के हैं तो आप भी तो यहीं के रहेंगे, बदल थोड़ी ना जाएंगे, दूसरे देश के थोड़ी ना हो जाएंगे, यानी वही है। 14 नंबर, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष रहा हो, विदेश मंत्रालय दंडित किया हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का अगर ग्रहण कर लिया है तो उसका यहाँ का नागरिकता ख़त्म कर दिया जाता है, यही न है। आगे देखिए 15 नंबर में, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आया हो? तो अनुच्छेद 6 के तहत। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीकों से खारिज की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन ही है, कितने पुरस्कार से समाप्त की जा सकती है? तो 3 प्रकार से। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ए साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष क्षमता दर्शाता है? तो ये अनुच्छेद 14 है, याद रखिएगा। आगे 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद 16 देता है। ठीक, अस्पृश्यता अगर दिख जाए तो तुरंत अनुच्छेद 17 मार के निकल लीजिए, और कुछ सोचना ही नहीं है। अनुच्छेद 17 क्या है? तो यह जो है सामाजिक समानता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो ये प्रेस की आज़ादी अभिव्यक्ति का अधिकार के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 20 किसके अंतर्गत आता है? तो ये नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार दिया गया है। ठीक, आगे है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संदर्भित कौन करता है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। जीवन का अधिकार क्या है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान किस उम्र तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य कर दिया गया है? तो 14 वर्ष तक का। निवारक निरोध के से क्या तात्पर्य है? ये संज्ञेय नहीं, संदेह अपराध के लिए निरोध, याद रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेशी मुद्रा विनियमन, ये नहीं है, बाकी सभी हैं आपके। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर है आपका, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत संदर्भित करता है, कौन सा है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं। कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से अधिक नहीं है तो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता है? तो अनुच्छेद 29 के तहत।
भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया जाता है? तो कुल जनसंख्या के समुदाय के अनुपात के आधार पर। ठीक, 34 नंबर में देखिए, निम्नलिखित किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 35 नंबर, किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार है जो संदर्भित या संरक्षित किया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। 37 में निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, याद रखिएगा। सशरीर प्रस्तुत करना यानी बंदित प्रत्यक्षीकरण, किस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता बाध कहा जा स्वतंत्रता का बाध कहा जाता है? तो बंदित प्रत्यक्षीकरण को ही। ठीक, आगे बात करेंगे 41 नंबर, एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, तो उसे किस रीट के माध्यम से रोका जा सकता है? तो उसे अधिकारपेक्षा के माध्यम से रोका जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय अपने निचले न्यायालय सार्वजनिक अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है? तो उत्प्रेषण के द्वारा जारी करती है। ठीक है, परमादेश जो है रीट सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है सरकारी कर्तव्य करने वाले व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निकाय के लिए तो उत्प्रेषण किया जाता है? ठीक, मूल अधिकार देखिए अगला है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां। संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो 11 है। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ के संविधान से। मूल अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा। या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान। ठीक है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। याद रखिएगा, संपत्ति का मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या है? कह रहा है कि इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस प्रकार से हटाया गया है, मतलब किसके समय हटाया गया है? तो मोरारजी देसाई के समय हटाया गया है। कुछ मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं कुछ मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ के द्वारा। ठीक है, आगे 56 नंबर देखेंगे, सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? तो यह आता है आपके संघ बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। तो आतंकवाद, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम कोटा आया था? तो ये 2002 में आया था। अधिकार प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है रोकना। क्या होता है? रोकना होता है। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होने को सूचित करने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए 7 नंबर, निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था? तो ये संपत्ति का अधिकार था। ठीक, किस रीट का अर्थ है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 62 नंबर पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को
सुनिश्चित करता है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? राज्य का नीति निषेध तत्व सुनिश्चित करता है। आगे बात करेंगे 63 नंबर, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निषेध तत्व को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो भाग 4 है संबंधित उससे। ठीक है, आगे देखिए 100 आपका हो गया भाग 4। 65 नंबर देखेंगे, भारतीय मतलब संविधान सभा में यह किसने कहा कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक की देय? तो ये केसी व्हीलर सॉरी केटी शाह ने कहा था। कौन कहा था? केटी शाह ने कहा था। आगे बात करेंगे 166 नंबर, केवल 66 नंबर, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो यह कि कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 37, यानी ये वाद योग्य नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अनुच्छेद 39 क में क्या कहा गया है? सामान्य न्याय और सामान्य निःशुल्क मतलब सामान्य न्याय निःशुल्क विधि सहायता राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 40 संदर्भित करता है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के लिए काम की न्यायसंगत तथा प्रसूति सहायता? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 42 के लिए 42 आता है। ठीक, आगे देखिए संविधान के अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया है? तो उद्योगों के प्रबंधन की, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। ठीक, आगे बात करेंगे 42 नंबर। 42 नंबर क्या है? 42 का है 72 नंबर क्या है? ध्यान से देखिए, 72 बहुत आसान है। 72 इधर जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आसान हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता की बात किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में। राज्य की नीति निषेध सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए? तो वो प्रावधान किया गया 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा संदर्भित कौन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 है, जान लीजिए, जो भी इसके बीच आएंगे और सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आएंगे। ठीक, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 50 में, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद ने सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति तत्वों की वरीयता दिया था? तो ये दिया था आपके गोलकनाथवाद ने। किसने? गोलकनाथवाद ने दिया था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग का जो है क्या करता है? किसके द्वारा, यानी कौन करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है चुनाव। 79 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य, और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए तो कुल 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए बस। ठीक है, आगे देखिए 81 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 60 किसको संबंधित करता है? तो राष्ट्रपति के शपथ को। ठीक, राष्ट्रपति के शपथ को, और 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग वियोग का। ठीक, राष्ट्रपति का पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, तो महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे 84 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकती है, वो भी महाभियोग लाकर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरा कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक, अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जा रहे हैं तो 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए।
राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है सेवानिवृत्ति की आयु की। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी चाहिए, 6 माह के अंदर भर जानी चाहिए। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कुल 14, 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा यानी 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का नहीं किया जाता है, बाकी सभी का किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है 6 माह 6 सप्ताह तक, 6 माह और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश है वह पारित करने के लिए संसद के समय सीमा क्या दी गई है? तो 6 सप्ताह, न कि 6 माह। ठीक, 6 सप्ताह क्या दिया गया है? माह नहीं, 6 सप्ताह दिया गया है। 6 सप्ताह तक वो प्रख्यापित कर दियाना चाहिए, नहीं तो अपने आप हो जाएगा वो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था? तो 6वें राष्ट्रपति थे भारत के संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये राजनीति से संबंधित नहीं थे, लेकिन इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन, प्रतिहार की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, याद रखिएगा। ठीक। निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक होता है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो ये जो निर्वाचित होता है ये भी संसद के सदस्यों द्वारा है। संसद और राज्यसभा के विधानसभाओं द्वारा होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष राज्यसभा का होता है। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? तो राज्यसभा ही प्रारंभ कर सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति पर किया जाता है? तो यह किस पद्धति पर प्रधानमंत्री का? तो चुनाव करके किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास मत है। ठीक है, लोकसभा का विश्वास मत है। ठीक, आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष। आगे बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री ही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, 75 मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहता है? केंद्रीय मंत्री, तो ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर बना रहता है। आगे देखिए, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे सौंपता है? तो यह त्यागपत्र अपना किसे देगा? तो मंत्रिपरिषद को देगा। किसे देता है? मंत्रिपरिषद को देता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ और कह रहा है क्या? यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा। तो ये मतलब क्या माना जाएगा? केवल प्रधानमंत्री का नहीं, ये पूरे मंत्रिपरिषद का माना जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से पदच्युत कर सकता है। किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति ही उनको क्या करते हैं। ठीक है। देश का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है तो किसी भारत के मतलब किसी सत्र न्यायालय में जाके वो सुनवाई कर सकता है, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने का अधिकार है? तो भारत का महान्यायवादी ही होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवधि कितने वर्ष होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे 14 नंबर में क्या कह रहा है कि एकल स्थानांतरीय मत जो है प्रणाली प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता देता है। तो कुल सदस्यों कुल ये नहीं होगा, सभी के लिए मतदान करता है वह। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए मतदान करेगा। कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है? लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। ठीक है, याद रखिए, कार्यपालिका करती है। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? तो सिविल अधिकारी में जो है महान्यायवादी जो है ये उच्च होता है। ठीक। भारत का निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति, आगे देखिए, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति
किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रवृत्ति में परिवर्तन करते हैं, न कि मात्रा में? तो ये परिहार होता है। क्या होता है? प्रतिहार होता है। जेबी वीटो के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? अनंत काल तक रोक सकता है, अनंत काल तक। आगे देखिए, राष्ट्रपति के पद जो है रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। ठीक। भारत में निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की नहीं किया जाता है। कौन नियुक्त नहीं किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता है, ये चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो एकल स्थानांतरीय मतदान द्वारा चुना जाता है। ठीक। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? तो राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके मतलब कम कर देता है? तो लघुकरण। कम करने का मतलब लघुकरण, लघु कर देता है। ठीक है। तो ये 473 क्वेश्चन टोटल, हम लोग 473 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 1 घंटा 45 मिनट में ही कर लिए हैं। मामूली बात नहीं होती है लगातार बोलना। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे साथियों के पास आप शेयर करेंगे जो भी किसी न किसी एग्ज़ाम से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक विशेष क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।